आज मैं बेटा आप लोगों को कक्षा 9वीं के इतिहास में दूसरा लेसन भारत 1960 के बाद की घटनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत ने संविधान को अंगीकरण किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है और इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था, योजना आयोग का गठन करना था और औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना। इन दो बातों को, आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की गरीबी की समस्या को दूर करने के उपाय को स्वीकार किया गया। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए जिन सुधारों में कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था। 1960 का दशक जो था, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं 1960 की दशक में घटित हुई, जैसे कि पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और द्वीप प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए और वे भारतीय संघ के अंग बने। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 में ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव की परिणति दोनों देश की सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन 1962 में रेखा के क्षेत्र में हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा किया गया योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। दोनों देश के बीच सोवियत यूनियन ने मध्यस्थ बीच बचाव करने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान सैनिक का महत्व रेखांकित किया। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौते के दौरान निधन हो गया। वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बना। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत आ गए थे। वर्ष 1970 का दशक जो था, वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने के हेतु हमारी नीति रही है। इस नीति के अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान में पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें शुरू हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण ने
के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। परिणाम स्वरूप सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति जैसे संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। आपातकालीन के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। आपातकालीन की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल तक रही। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आ गई। वर्ष 1980 का दशक, इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर देने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने उनकी हत्या की। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को समर्थन दिया था, परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। रक्षा मंत्री से लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाले तोपों की खरीदारी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस अवधि में चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारण की। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों, कलहों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकालिक रही। वर्ष 1951 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिप्टे LTTE संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की। वर्ष 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहां चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाए जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया। वर्ष 1951 में इक्यानवे के बाद जो परिवर्तन हुए, विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तन का वर्ष रहा। लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और विश्व में चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इसी समय अयोध्या की राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आया। वर्ष 1996 से 1999 की कालावधि भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। अतः इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। अंततः
वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। वर्ष 1998 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। वर्ष 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं हैं। उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर का साध्य करना था। सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजित द्वारा अस्तित्व में लाना था। अतः योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना आरंभ किया। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण भी कहते हैं। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। उद्योग विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यावसायिकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु सहयोग दिया। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। वर्ष 1991 के पश्चात हुए इन परिवर्तनों का वर्णन वैश्वीकरण के रूप में किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए उनमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। जैसे वर्ष 1965 में प्रारंभ में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा दूध उत्पादन में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। इस कारण इसे धवल क्रांति भी कहते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधियाँ और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने पर भारत ने सदैव बल दिया। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किया। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। दूर संचार क्षेत्र में भी उन्नति काफ़ी हुई है। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। इस कालावधि में भारत में सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं के सशक्तिकरण की समस्या से संबंधित है, जो कुछ उपेक्षित घटकों की उन्नति हेतु स्वीकार की गई नीतियों से संबंधित है। देश की महिलाओं और बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देनी थी। फलस्वरूप वर्ष 1950 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले और योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर जो कानून बनाए गए उनमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन कानून का समावेश था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए। संविधान को लगा था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वर्ष 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 1978 में DP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए और एक आयोग गठित किया गया। विविध सेवाओं और संस्थाओं में पिछड़ी जाति के वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देने के लिए आरक्षण नीति को स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के उच्च वर्गों द्वारा किए जाने वाले हिंसा, भय, दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जी सके, इसके लिए 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी एट्रोसिटी कानून पारित किया। वैश्वीकरण के कारण अर्थ, नीति, राजनीतिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज एवं संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा उपयुक्त परिच्छेद में की गई है। वैश्विक स्तर पर भारत सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ। भारत G20
जिसे ब्रिक्स कहते हैं। ब्राज़ील, उसमें कौन कौन देश थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसे G20, इसे ब्रिक्स कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति को अनुभव किया। संपूर्ण भारत में भ्रमण ध्वनि और अंतरजाल इंटरनेट सेवाओं का, उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवाओं का जाल फैला हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसे भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोगों ने और विश्व, विशेष रूप से युवाओं की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे परिवर्तन उनकी भोजन की आदतों, वेशभूषा से पहनावा ओढ़ावा करते हैं, भाषा, मान्यताएं द्वारा दिखाई देते हैं। अगले पार्ट में हम सम्मुख आंतरिक चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लेसन बेटा यहीं पर समाप्त हुआ। नीचे क्वेश्चन आंसर है दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। जो भी समस्या है मुझे मेरी व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।